जुड़न करता हूँ और आपको और सिटी लाइफ को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर दिया है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। तो कल जो बातचीत हो रही थी और आज जो बातचीत मुझे करनी है, इसमें कोई बहुत ही केवल आ रही हैं, जिस तरह की जो भ्रामक जानकारियां, काफी भ्रम फैला है और लोगों में अनिश्चितता और भय बढ़ा है। अब जैसे हालांकि वो तो डॉक्टर साहब हैं, बताएंगे क्योंकि रोज ही वो, मैं भी देख रहा हूँ। सिर्फ एक ही दिक्कत है, दवाओं की बात करें तो एक पक्ष मेडिकल प्रोफेशनल का भी बोलता है कि साहब रेमडेसिविर काम करता है, दूसरा जो भी ट्रीटमेंट है ठीक होने के लिए अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। और हमारी डे टू डे समय से जगें, समय से अपना काम करें, खुली रहे। ये एक पार्ट हो गया डे टू डे एक्टिविटी के बाद। दूसरी पार्ट है वी शुड हैव ए मेंटल कि हम जिस संसार में रहते हैं बहुत सी बीमारियां हैं। आज टीबी से लाखों लोग मरते हैं, बहुत सी बीमारियां जिसके प्रति हम ज्यादा चिंतित नहीं हैं, जो हमारे तरफ चारों तरफ उसके मरीज। लेकिन इसमें एक एपिडेमिक हुआ, एक बार लाइक सिचुएशन आया जिसमें आदमी मेंटली तैयार नहीं था। आदमी बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं था कि इसको हम किस तरह से कोप करें। तो नंबर 1, contact to your family physicians, take them advice and do according to that। आपके फैमिली फिजिशियन जैसा बोलते हैं उस तरह से आप करें। अपने रूटीन परिचर्चा को विदाउट स्ट्रेस, विदाउट भागा दौड़ी, आप अपने समय से काम करें। एक अच्छी नींद लें। अच्छी नींद बहुत सी बीमारियों को दूर कर देती है। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको स्ट्रेस है तो यू टोल्ड टू योर, आप अपने डॉक्टर को बोले, वो आपको कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स देंगे जिससे आपका स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाए। दूसरी चीज ये है कि आपको उस दिन से इलाज शुरू कर देना है। अब बात उठी कि हमको घबराना कब है। घबराना नहीं है, हम इस मेडिकल साइंस के वर्ल्ड में हैं, एक न्यू वर्ल्ड में। हर चीज का हमारे पास जवाब है और उस जवाब में क्या है कि अगर हम शुरू से अपना इलाज करते हैं तो ये बीमारी ज्यादा दूर नहीं जाती। अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, हमारे अंदर अपना एक एंटीबॉडी बनता है। जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आया वो इन्फेक्शन जनरली 5 दिन के बाद आता है और 5 दिन से लेकर 14 दिनों तक ये इन्फेक्शन आता है जब हमारे ऊपर लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लक्षण परिलक्षित होते हैं तो हमारे अंदर की प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं होती। बॉडी साथ साथ उस एंटीबॉडी को बनाना शुरू करती है। तो हमारे शरीर में अगर स्ट्रेस नहीं है, हमारी चर्चा ठीक है, अगर हम एक अच्छा डाइट ले रहे हैं, इसमें डाइट एक अच्छा लीजिए, अब अच्छा भोजन कीजिए जो पौष्टिक, तो अपने शरीर में एक एंटीबॉडी बनेगी जो आपको उससे सुरक्षा करेगी। आपका शरीर सबसे पहले सुरक्षा प्रहरी है जो उसको करेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि आप सुरक्षा के घेरे में हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके जो डॉक्टर्स हैं जो दवाई दे रही हैं वो एक दूसरा सुरक्षा प्रहरी है। अब तीसरी बात उठती है कि हम कब सोचें। कब सोचने में ऐसा है कि एक आज सर्वविदित है, सबको ही जानते हैं कि हमें ऑक्सीजन लेवल जानना है, लेकिन पैनिक भी यहीं से शुरू हुआ। पैनिक का कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि एक जो हम लोग ऑक्सीजन का जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं उसमें सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स की क्वालिटी होती है। एक हम ऑर्डिनरी पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं, वो हो सकता है कि आपका एक्यूरेट ऑक्सीजन का नहीं बतावे। दूसरा कारण हो सकता है कि उस समय आपके हाथ ज्यादा ठंडे हो किसी भी कारण से, लेडीज में नेल पेंट हो सकता है। ये सब कांटेक्ट पॉइंट अगर क्लियर नहीं होते हैं तो एक फॉल्स सेंस हमने जाता है कि हमारा ऑक्सीजन कम है। आप घबराएं नहीं, आप अपने को नॉर्मल पोजीशन में लाएं, ऑक्सीजन का पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं, आप शांति से 2 मिनट तक पल्स ऑक्सीमीटर को चलने दें। 2 मिनट के बाद में
जब पल्स ऑक्सीमीटर आपकी जो रीडिंग देता है, आप उसको सोचे कि वो आपकी एक नॉर्मल रीडिंग है। एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप फीवर से ग्रसित हैं, उस समय आप पल्स ऑक्सीमीटर अगर चेक करते हैं, हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन उस समय कम होता है। मैंने देखा है बहुत से मरीजों में कि जब फीवर डाउन हो जाता है तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा चीज है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप कुछ ओपन एयर का यूज कीजिए। आप बंद कमरे में रहते हैं, एसी का प्रचलन है, इसके कारण क्या होता है कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ओपन एयर की व्यवस्था रखें, खिड़की खोलें। हम अगर एसी 10 दिन नहीं चलाएंगे तो इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम स्वच्छ हवा को मिलेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा मिलता है। जब ज्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ये चीज हमको किसी भी पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करने में ध्यान में रखना चाहिए। इसका वेरिएशन 5% तक आपको मिल सकता है। अब आप सभी चीज की क्राइटेरिया को लेकर अगर पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं तो हो सकता है कि आपका 92 का 96 हो जाए, 96 हो जाए। उस समय तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड स्टेज है, या हम लोग फर्स्ट स्टेज की बात करें, एक इसमें सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में क्या बोलते हैं कि पहले डेफिनेशन था कि 94 से नीचे, अभी का डेफिनेशन एम्स के द्वारा 2 दिन पहले दिया गया है कि 93 के नीचे, 93 के जो नीचे हैं उनको मॉडरेट पेशेंट के रूप में घोषणा की। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं है कि 93 है, आपका पल्स रेट भी ज्यादा होना चाहिए। पल्स रेट के साथ आपका रेस्पिरेशन भी ज्यादा होना चाहिए। जो हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं जनरली ये 12 से 16 के बीच में होता है 1 मिनट के अंदर। ये 24 से ज्यादा हो, मतलब जल्दी जल्दी आप सांस लें, आपका पल्स रेट 100 से ज्यादा। ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। खांसी की तीव्रता ज्यादा हो, सांस फूल रही हो, तभी आप उस कैटेगरी में हैं। हम लोग का ऑक्सीजन लेवल देखें 92, हम घबराते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, 2 चीज है। हॉस्पिटल्स में सीवियर मरीज है, अगर हम किसी का बेड ऑक्यूपाई करते हैं तो एक सीवियर मरीज को एक बेड की कमी हो जाती है और एक जान हमारे एडमिशन होने से, जो सीरियस मरीज जिसको हम बचा सकते हैं, उसकी जान जा सकती है। ऐसा नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बहुत मजबूत है। बात है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में इतने ज्यादा केसेज हो गए, इसलिए हम उस तरह से अपने को मोटिवेट नहीं कर पाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, राजू जी भी जानते हैं कि एनजीओ भी कितने सक्रिय हैं, इनके द्वारा जिस तरह से बृहद गति से और त्वरितता के साथ 24 घंटे ये लोग लगे हुए हैं, एक एक समाज सेवी, स्वयं सेवी, सरकार, सभी पक्ष, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स 24 आवर्स हमारे संसाधनों को कमी कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से रहेंगे तो हमें समय पर बेड मिलेगा, और आज भी सबको तो बेड मिला, ऐसा नहीं है कि किसी को बेड नहीं मिला। तो अब हम बात कर रहे थे मॉडरेट। मॉडरेट में सभी क्राइटेरिया अगर फिल होता है तब हम मॉडरेट में आते हैं, तब हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या होता है, भीड़ में एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आदमी का प्रेशर रहता है पेशेंट का कि हमें भर्ती कीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको भविष्य में बेड मिलेगा नहीं। हम अपने को एक एक्सपोज कर रहे हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर हम एक सीवियर मरीज सबके बीच में जा रहे हैं तो अपने को एक्सपोज भी कर रहे हैं। हम साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो जाएंगे बगल वाले मरीज को देखकर कि देखिए एक की मौत हो गई, दूसरा आदमी वेंटिलेटर पर है, तीसरा आदमी ऑक्सीजन पर है, हाई फ्लो पर। तो इस ट्रॉमा से भी अपने को बचना है। इस ट्रॉमा से बचने का एक ही उपाय है कि आप घर पर रहें, दवा लें, योग करें, फ्रेश हवा लें। जितने भी पैरामीटर मैंने बताया है, उस पैरामीटर को कीप क्वाइट होकर कम से कम 2 से 5 मिनट ऑब्जर्व करें। अगर उस पैरामीटर में अगर आप आते हैं तब आप हॉस्पिटल का संपर्क कीजिए और हॉस्पिटल के अंदर जाइए। अब बात बच गई सीवियर मरीज की। जो हमारे सीवियर मरीज इस क्राइटेरिया में 90% से नीचे वाले, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन 90% होने से हम वो सीवियर कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए आपका सांस का फूलना, आपको सांस लेने में तकलीफ होना, आपके फीवर का नहीं उतरना,
आपकी खांसी की तीव्रता को बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना, साथ में आपका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा हो जाना, आपका पल्स रेट 120-130 से ज़्यादा हो जाना, फीवर 100.4 से ज़्यादा मेंटेन रहना, ये सभी क्राइटेरिया अगर होता है तब हम सीवियर हैं। इसमें सीवियर मरीज में भी देखा गया है, जैसे आज हम सबसे की बात जानते हैं कि वेंटिलेटर चाहिए। वेंटिलेटर क्यों चाहिए? हम इस बीमारी में, मेरा मानना है कि वेंटिलेटर से पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन से ही हम 95% मरीज को इसमें ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक सरकार का भी इसमें निर्देश है, योग ने भी कहा है कि एक टिपिकल पोजीशन होती है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन ये बोलते हैं कि हम शरीर को जैसे पट कंडीशन में, जो हम लोग हिंदी की भाषा में बोलते हैं, उल्टा लेटते हैं, थोड़ा सा करवट लेते हैं, उस कंडीशन में बताया गया है कि आपका ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ जाता है। क्यों? श्वास की नली डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है और जो कफ होते हैं वो कफ बाहर निकलने में इजी हो जाता है और एक रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हो जाती है। उस पोजीशन को मेंटेन करने से, जो कि हम वेंटिलेटर में जाएंगे तो नहीं कर सकते, प्रोन पोजीशन मेंटेन कीजिए, ऑक्सीजन लीजिए और सपोर्टरी ट्रीटमेंट चालू है। ये ट्रीटमेंट ज्यादा प्रेफरेबल है कि बनस्पत की वेंटिलेटर पर जाना। वेंटिलेटर में जाने के बाद आप अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ बाहरी सपोर्ट पर ही रहना पड़ेगा। इसलिए ये पैनिक नहीं हुई है कि वेंटिलेटर चाहिए। हमें हॉस्पिटल सेटअप में गए, हमें ऑक्सीजन अगर मिलता है और कुछ प्रयास हमारे मरीज का। मरीज पैनिक क्यों होते हैं? मेरा एक पॉइंट है, क्योंकि हमारे अटेंडेंट पैनिक होते हैं। जब हम साथ वाले को, अगर हम मरीज हैं, अगर हम साथ वाले को देखते हैं कि वो पैनिक है, तो मरीज सोचता है कि हम बहुत सीरियस हैं, और उस कंडीशन में वो पैनिक नहीं हो, वो धैर्य रखें। वो अगर धैर्य ना, चिंतित नहीं हो, और मरीज सपोर्टिव आपको मेडिकल के अलावा अपने बॉडी के सपोर्ट, बहुत ज्यादा फिगर मोटिलिटी का नहीं। इसलिए हमें इस दो चीज से घबराना नहीं है। 98-99 फीवर हो उससे भी नहीं घबराना है। अगर आपको 15 दिन से 1 महीना समय, एक पाठक बिल्कुल सही है, फीवर फ्लक्चुएट, लाफ्टर का अवसर तलाशे। हमारे शरीर में हमारे फेफड़े फूल सिकुड़ते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी ताकत भी मिलती है और हमारे शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी लेते हैं हम लोग। तो भस्त्रिका जरूर करें। भस्त्रिका करने में विधि भी होती है। आप भस्त्रिका, वही लोग जैसे हाइपरटेंसी, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, जिन्हें हाई बीपी है, उन्हें करना है, पर प्रॉपर धीरे धीरे उनका जो गति है वो धीरे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तेजी से सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसमें हो सके उन्हें कोई प्रॉब्लम आए। तो मेरा ये मानना है कि भस्त्रिका को जरूर अपनाएं। वो 2-2.5 सेकंड में हम लोग लेते हैं और 2-2.5 सेकंड में हम लोग छोड़ते हैं। ये होता है भस्त्रिका। दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा कारगर साबित होता है आज के समय में। हमारे स्वामी जी भी इसके ऊपर बहुत सारे बातें बोलते हैं। कहते हैं कि 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जब हम लोग सांस लिए और वो सांस हमारे अंदर गया और हम लोग कुंभक करते हैं। कुंभक का मतलब हुआ कि सांस को रोक के रखना। शुरू में कोरोना के टाइम में बताया जा रहा था कि आप अपने आप को कैसे जाने कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोरोना नहीं है, आपका श्वास की गति सही है। तो उसमें यही बोला जाता था कि आप घड़ी देखें, आप देखें कि आप कितना समय तक श्वास को लेकर आप अपने शरीर, अपने फेफड़े में रोक सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं, और उसके बाद कितने लंबी गहराई से आप छोड़ते हैं। ये प्रोसेस से पता चल जाता है कि हम कितने स्वस्थ हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि आप भस्त्रिका और अनुलोम विलोम ऐसे तो देखिए, स्वामी जी का 8 प्राणायाम आपके लिए बहुत कारगर है, पर कोरोना को देखते हुए हम कहेंगे जिन्हें अभी कोरोना नहीं है, जो पेशेंट के जो अटेंडेंस हैं, वो अपना ध्यान रखने के लिए भस्त्रिका और अनुलोम विलोम पर जरूर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा
पानी पिए, अच्छी नींद लें, बासी खाना ना खाएं। और ये छोटी छोटी जो बातें जो गृहिणी होती हैं उनका एक बहुत बड़ा लीड रोल होता है आज के समय में। बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेलने नहीं जा सकते हैं, घर में बाकी लोग ऑफिस से अंदर हैं। तो इन सबको करने के लिए घर की माहौल को बहुत अच्छा बनाना एक गृहिणी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके साथ साथ ये सबकी जिम्मेदारी भी होती है कि घर के माहौल को बहुत अच्छा बनाएं। बच्चों को खेल खेल में हमें हमारा ये 5 अंगुलियों के ऊपर के भाग वो जो है वो हमारा साइनस पॉइंट है, जो हमारा ठंड लगती है। तो इसे हम बच्चों को खेल खेल में अपना टेबल पर मारने के लिए खेल बताएं, ताली मारें। हमारा हर पूरा जितने भी पार्ट हमारे शरीर में जितने भी एक्यूप्रेशर है, शरीर के जितने भी पार्ट्स है, सबके पार्ट्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथ और दोनों पाँव के नीचे है। वो ताली मारते हुए अपने आप को मजबूत बनाएं। बीच में किडनी का पॉइंट है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है स्वामी जी हर दिन इंडिया टीवी में बताते हैं, आप उनको भी फॉलो जरूर करें। और इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम पर बहुत ध्यान दें, गर्म पानी पिए। और गर्म पानी पीने का भी एक ये है, जिसे डॉक्टर साहब ने बताया, ज्यादा कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। और ये बात सही है कि आज के समय में शारीरिक बीमारी से ज्यादा ये मानसिक बीमारी हो चुकी है। तो मानसिक बीमारी के लिए हम जैसे ध्यान ज्ञान मुद्रा में रहते हैं तो हमारा सकारात्मक बनती है, उसी तरह से हम प्राण मुद्रा बनता है। ये छोटी कनिष्ठ और अनामिका को करते हुए दोनों फिंगर स्ट्रेट करते हुए इस तरह से बैठते हैं, ये प्राण मुद्रा। इसमें हमारी आलस्य चली जाती है, हमारे शरीर में फुर्ती आती है। ये वायु मुद्रा, आपके जोड़ों में दर्द है, इस वायु मुद्रा में दबाते हुए तीनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखें। इसे कंटिन्यू बैठे, जैसे आप टीवी देख रहे हैं ऐसे ही बैठे रहें। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको मुद्रा में ही बैठना है, प्राणायाम मुद्रा में ही बैठना है, सिंहासन सिद्धासन में ही बैठना है। ऐसे ही बैठे तो आपको जोड़ों में दर्द कम हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आपको योग से सही में फायदे होते हैं। तो जिन्हें नहीं हुआ है, कम से कम अटेंडेंस इस सब चीज को ध्यान में रखा जाए तो वो सामने वाले को पैनिक होने से बचा सकें और खुद भी अपना ध्यान रखना। पहले तो मेरा तो यही कहना है कि अटेंडेंस को ज्यादा ध्यान रखें। घर की महिलाएं, उनके लिए मैं स्पेशली कहूंगी पेट के बल लेटना, जैसे सलभासन करना। मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस तरह के हैं। ये सलभासन है, ये सलभासन है जो है, ये महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है। ये पेट के बल। अब उसके बाद आप आते हैं पीठ के बल। पीठ के बल के लिए जैसे ये महिलाओं के लिए आसन, महिलाओं के लिए इनफर्टिलिटी के लिए। तो आप इस पर आए। हमारे यहाँ पे आज अभी तो कोरोना के समय में अभी सब चीज हर जगह बंदी है, नहीं तो हमारे सर प्रभाकर सर के अध्यक्षता में उनके अंडर से हम लोग बेकार बांध राजेंद्र सरोवर में फ्री योगा किया जाता है। आप लोग जरूर योगा करें। अभी के समय में आप छत पर जाके योगा करें, खुली हवा में टहलें। और मेरा तो ये कहना होगा कि फॉरवर्ड मैसेज पर जब तक आपको जानकारी ना हो और आपके कोई जानकार आदमी आपको जानकारी ना दे, तब तक फॉरवर्ड मैसेज पर ध्यान ना दें। और ज्यादा होता है तो आप जरूर अपना डॉक्टर की सलाह में ही रहें और बेजरूरत बाहर ना जाएं। मास्क तो जरूर लगाएं। बहुत सारे जो गाइडलाइंस दिया गया है उस पर आप जरूर ध्यान दें। और योगा बहुत जरूरी है, करे योग रहे निरोग, ये सही बात है। आप इसके लिए हर दिन आप इंडिया टीवी में आप सुबह और शाम दोनों टाइम स्वामी जी आते हैं, उनको आप फॉलो जरूर करें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी होता है। सांस भरने के लिए जब हम लोग कोई भी व्यायाम करते हैं, जब हम लोग उसमें क्या होता है कि सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। व्यायाम के साथ साथ सांस का चलना वो आपके व्यायाम को 10 गुना बढ़ा देती है। लोग जिम जाते हैं
आप जिम जाते हो तो उस समय आपको ये श्वासों के बारे में नहीं बताया जाता है, सिर्फ आप अपना शरीर को खटाते हो। पर जब आप योग में आते हो तो ये शरीर के साथ साथ आपका श्वास भी चलने लगता है, तो आपके हर अंदरूनी कोई भी बीमारी है, वो बीमारी को वो हवा जो है, जो श्वास है, वो श्वास से धीरे धीरे हाँ, समय जरूर लगता है, पर सच ये है कि सही होता है। तो मेरा तो यही मानना है। सो ठीक है, नहीं आप कोई ऐसे बातें क्वेश्चन? कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे भी आपने प्रकाश डाला। मैं प्रभाकर जी को लाइन पे लेता हूँ। प्रभाकर जी, आप भी राजेंद्र सरोवर में हाँ, राजेंद्र सरोवर में आप भी जाते हैं और लोगों को योग सिखाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैंने कविता जी से पूछा था कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि हृदय रोगियों या श्वास के रोगियों के लिए धनबाद एक प्रदूषित क्षेत्र है, यहाँ पे प्रदूषण का लेवल हम लोग टॉप पे रहते हैं, टॉप 10 क्या टॉप नंबर 1 नंबर पे भी रहते हैं हम लोग। तो वैसी चीज जहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और लोगों की पहले से ही लंग्स की शिकायतें रहती है, हार्ट की शिकायत, हृदय रोगी काफी बड़ी संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। और इस कोरोना काल में जब सभी लोग योग भी करना चाहते हैं कि योग और अच्छे से कर लें, हम योग से ही बच जाएंगे, अगर ये मानसिकता लेके लोग चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बेहतर है। सभी को मेरा ओम। मेरी आवाज आ रही है राजू भैया? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में जितने भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रमोद सर, आदरणीय डॉक्टर साहब और राजीव जी, कविता दीदी, सभी को मेरा नमस्कार ओम। सर, एक्चुअली बात यह है कि अभी जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे थे, जिस हमारा जो समाज, हम जो ह्यूमन जो मानव समाज है, जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये कोरोना के समय में सबसे ज्यादा इफेक्ट तो लंग्स को ही पड़ रहा है, हृदय को ही पड़ रहा है। और आपने प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न किया है कि ये हृदय को, लंग्स को कैसे मजबूत रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अभी आपको जो कविता दीदी ने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम जो करना चाहिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रत्यक्ष रूप से हृदय को, लंग्स को मजबूत करता है, लेकिन इसका समय, टाइमिंग, विधि, एकाग्रता, निरंतरता, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। समय, विधि, एकाग्रता और ये निरंतरता। समय का मतलब है कि यदि आप इसको कौन समय में आप करोगे तो हमें ये काफी फायदा करेगा। समय में सबसे अच्छा समय जो भस्त्रिका प्राणायाम का होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त समय जिसको हम लोग बोलते हैं प्रातः काल 3 से 5 बजे का समय, वो जो समय जो होता है 3 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय एटमॉस्फेयर पे, वातावरण में ऑक्सीजन का मात्रा मैक्सिमम रहता है, 36-37% ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, कल कारखाने के धुएं, गाड़ी के धुएं, पोल्यूशन एटमॉस्फेयर पे आते रहता है, तो वो 16-17% ऑक्सीजन रह जाता है। वही मॉर्निंग के समय यदि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, लंबी लंबी सांस को भरेंगे छोड़ेंगे, धीरे धीरे लंबी सांस को भरेंगे भरेंगे छोड़ेंगे, आप 5 मिनट से 10 मिनट कर लेते हैं तो हमें कम से कम, आप नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 से 600 ml ऑक्सीजन जाता है, और उस समय यदि आप लेते हो तो करीब 5000 से 10,000 ml तक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में आ जाता है। तो वो जब ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़े पे अधिकतम मात्रा में पहुंच जाएगा तो हमारे जो हार्ट का जो valve जो ब्लॉकेज भी कर जाता है, वो valve भी धीरे 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 3 महीने में वो जो है खुलने लगता है। तो वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष आपको जो यदि निवारण करना, सॉल्यूशन लेना है तो भस्त्रिका प्राणायाम से आपको निश्चित रूप से आपका होता है। प्लस उसमें आपको 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए और मॉर्निंग के समय करना चाहिए। और समय है धीरे धीरे सांस को भरना छोड़ना, ये छाती फेफड़ों तक की सांस को भरते हैं छोड़ते हैं, पेट को नहीं फुलाता है। इसमें जब भी सांस को भरना छोड़ना होता है,
एकदम धीरे धीरे अपने अपने चेस्ट, अपने डायफ्राम तक सांस को भरना छोड़ना, डायफ्राम, पेट को नहीं फुलाना होता है। क्या पेट में वैसा कोई चीज नहीं रहता जिसको ऑब्जर्व कर सके, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, पेट हमारा ऑब्जर्व नहीं करता। जो भी ऑब्जर्व करता है हमारा चेस्ट और ब्रेस्ट करता है। तो वो छाती फेफड़ों तक सांस को भरना छोड़ना 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करें और निश्चित रूप से आपको ये फायदा करता है। और जैसा कविता दीदी ने बताया कि आपका थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी भी पीते रहे, ये आपको, जिनको कोरोना नहीं हुआ है ये उनके लिए बिल्कुल ये रामबाण है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम जितने समाज में लोग हैं, जितने हम लोग अभी जो इफेक्टेड है, जितने सारे हम लोग प्रभाव है, काफी लोग सहमे हुए हैं, काफी लोग डरे हुए हैं। यहाँ पे हमारे घर पे के भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घर के परिवार के भी बहुत सारे मित्र संबंधी हैं, उनको डर लगा हुआ रहता है कि कहीं घर से बाहर निकल जाए तो हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें हमें कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सारे भय है और लोग इसमें सफर भी कर रहे हैं, काफी जो ज्यादा लोग प्रभावित भी हो रहे हैं इससे ज्यादा। तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक हम अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर प्रमोद पाठक ने भी कहा कि हमारा विज्ञान साइंस के डेवलप करा, लेकिन विज्ञान और साइंस से भी ऊपर है वो हमारा प्राकृतिक विज्ञान होता है। वो प्रकृति को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ी सी आप, मैं सिर्फ जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप सभी आदरणीय लोगों से मैं आपसे मनन करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आज जो कोरोना का वायरस है, हमें इतना जो प्रभाव डाल रहा है, यदि मैं आपसे कहूं कि क्या ये जो एटमॉस्फेयर पे जो छोटी पक्षी है, चिड़िया, कोयल, कबूतर, तोता, क्या इनको कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? उनको वो साइज से हमसे कई गुना छोटा है, उनका बॉडी का पार्ट्स कई गुना हमसे नाजुक है, फिर भी उनको कोरोना का प्रभाव उनको क्या नहीं मतलब पड़ रहा है? और जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, क्या उन पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको उसमें मनन करने के लिए मैं बताता, अभी मैं आपको एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं। अभी हॉस्पिटल में जितने भी सारे पेशेंट आ रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट अभी आप देखेंगे कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग ज्यादा आ रहे हैं। अभी मुस्लिम समाज के जो पेशेंट है बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि अभी वे, उनका जो ईद का जो रोजा अभी चल रहा है, वो दिन भर वो फास्टिंग में रहते हैं, उनका बॉडी ऑटोमेटिक है, डिटॉक्स हो जाता है, उनका बॉडी ऑटोमेटिक है कि शुद्धिकरण उनका उनका हो रहा है। ठीक है, वो सीधे शाम के समय, रोजा के समय ही वो जाके वो फल फूल जो लेते हैं वो जाके मतलब लेते हैं। 24 घंटे में 2 ही टाइम वो भोजन लेते हैं, वो अधिकतर वो फास्टिंग में रहते हैं। ऑटोमेटिक है कि उनका बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के सिस्टम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें हम लोग। और जिनको कोरोना नहीं हुआ है, मैं तो जिनको हो चुका है उनके बारे में मैं तो नहीं, मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा, लेकिन जिनको नहीं हुआ, आप इनसे बचने के लिए 2-3 चीज बातें आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, प्रातः काल में यदि आप उठते हो तो योग प्राणायाम जरूर करें। योग प्राणायाम में भी उसकी सही तकनीक, सही विधि को पकड़ें, सही तकनीक, सही विधि को पकड़ें। और सही तकनीक विधि, आप अच्छे योग शिक्षक के संपर्क में आप आइए। ठीक है, ऐसा भी नहीं, बहुत सारे योग आपको आपको मतलब योग योग मतलब करवाते हैं। हमारे शरीर में बीमारी बीमारी कहाँ से घुसता है? शरीर में बीमारी हमारे शरीर में 3 तरीके से घुसता है। एक होता है निवाला, जो हमने क्या हम अपने अंदर अपने ले रहे हैं। दूसरा होता है हमारे आंख की कमजोरी। तीसरा होता है हमारे आई, जो इस चीज को हम क्या देख रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या निवाला आप ले रहे हो, उस पर पहले आप जाके ध्यान दो। ठीक है, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, आप मॉर्निंग के समय में सिर्फ अंकुरित चना, अंकुरित मूंग लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको सुबह से लेके कम से कम 4-5-6 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। पेट को बिल्कुल खाली रखेंगे, बिल्कुल हल्का डाइट रखेंगे, ताकि हमारा जो शरीर हल्का रहेगा। पूरे भर पेट आपको कभी नहीं खाना है, ताकि हमारा ऑक्सीजन जो है अधिक से अधिक मात्रा में शरीर पर जाके पहुंचते रहे। ठीक है, और दूसरी बात है कि आप पेट को जब खाली रखेंगे, और दूसरी बात है कि आपको पकवा आहार कम लेना है।
ठीक है, पका हुआ नहीं, प्रोसेसिंग फूड आपको कम से कम लेना है। हमारा विज्ञान भी ये कहता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी जब एक समय तक, जब एक हाइट पे जब पहुंच जाता है, तो हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच मात्रा होता है वो 80% अल्कलाइन होता है और 20% वो एसिडिक होता है। तो जब 80% अल्कलाइन जब होता है तो आयुर्वेद कहता है कि वो आप 80% अल्कलाइन फूड लीजिए, 20% आप एसिडिक फूड लीजिए, यानी पकवा आहार आप लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं अपने व्यक्तिगत लाइफ में, हमारा व्यक्तिगत उल्टा हमारा मतलब चलता है। हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस फूड, पकवा आहार 95% लेते हैं। अब बल्कि थाली में छोटा मोटा एक आध दो पीस खीरा उरा हमने जाके खा लिया, 2 3 4 5 6 पीस हमारा हो गया। तो वो चीज हमें नहीं लेनी है। आपको यदि जैसी आपको इस सारी बीमारियों से आपको बचना है तो साइंस विज्ञान के अनुसार अपने बॉडी का नेचर के अनुसार को पकड़े और अल्कलाइन फूड को ज्यादा से ज्यादा लें, प्रोसेस फूड को कम कर, पकवा आहार को कम से कम जाके लीजिए और योग प्राणायाम जरूर करें। योग प्राणायाम के भी सही विधि सही तकनीक पे जरूर जाएं। योग का मतलब ही नहीं होता है कि सिर्फ अनुलोम विलोम भस्त्रिका नहीं होता है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका नहीं होता। सुबह सुबह उठे, थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ी बॉडी में पसीना भी आपके पास में आना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स भी होना चाहिए, शरीर से पसीना भी बाहर आपका निकलना चाहिए। ये सारी बातें मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारे बात अभी भी समाज में बहुत सारे लोग सहमे हुए हैं। तो जो जो कोरोना से पीड़ित नहीं है, कोरोना आज हमारे पास में कोरोना एक वायरस है। अभी मैंने कल एक हमारा फ्रेंड है, उसके छोटे भाई को हमने खो दिया, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पास में कोरोना टेस्ट उसने 3 दिन पहले करवाया था, उसका रिपोर्ट वो नेगेटिव आया था। तो उसे कोई हॉस्पिटल ने उसे जाके एडमिट नहीं लिया। लास्ट में उसे धनबाद नर्सिंग होम में एडमिट किया गया। वहां पे उसे 2 3 बोतल सलाइन चढ़ा गया, ऑक्सीजन चढ़ा गया। नॉर्मल आने के बाद उसको वापस ले आया। फिर उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगा। ब्रीदिंग के बाद भी फिर वो दोबारा टेस्ट कराया तो रिपोर्ट उसका नेगेटिव आया, लेकिन उसके बाद भी वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होते आते फिर लास्ट में वो फिर उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगी। आपके आपके इस प्रश्न को मैं डॉक्टर साहब को ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बात इन्होंने कही है अभी, ये जो बात कही है इन्होंने जी कि ठीक होने के बाद भी, कोरोना से ठीक होने के बाद भी या कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी इस तरह से लोग जो जा रहे हैं, जो इंतकाल हो जा रहा है उनका, इसका क्या कारण है और क्या कैसे हो रहा है, मतलब कैसे इसको समझेंगे? ऐसा है कि कोरोना रिपोर्ट अपनी निगेटिव आ सकती है, ये कोई डाउट नहीं रखें कि कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो गई तो हम ठीक है। कोरोना का जब संक्रमण होता है तो सबसे ज्यादा संक्रमण अपने चेस्ट में होता है, और चेस्ट जब इन्वॉल्वमेंट होता है, उस इन्वॉल्वमेंट के आधार पर उसको समय लगता है। इसका कोरोना टेस्ट निगेटिव से कोई कोरिलेशन नहीं है। कोरोना टेस्ट उसकी एक्टिविटी वायरस की क्या है ये डिटरमाइन करता है। एक लेवल जाने के बाद जो कहीं 32 है या 35 है, उसको हम लोग निगेटिव मान लेते हैं, लेकिन उस समय तक उसमें डैमेज कम। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे बाढ़ आया, बाढ़ का पानी आया, अब बाढ़ नहीं आया, हम मान लिए कि बाढ़ नहीं, लेकिन बाढ़ आने के कारण जितना दूर डैमेज हुआ, उस डैमेज का जो हम लोग पोस्ट बाढ़ देखते हैं, वो देखते हैं कि कितने घर ढह गए, कितने मवेशी बह गए। वो चीज हमें बाढ़ खत्म होने के बाद पता चलता है। वो कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में होता है जो सबसे ज्यादा चेस्ट में। हम लोग खुशनसीब हैं कि अभी सीटी स्कैन बहुत इजीली अवेलेबल है। सीटी स्कैन हमें बताता है कि हमारा चेस्ट कितना इन्वॉल्वमेंट है, और ये इन्वॉल्वमेंट तुरंत नहीं जाता है, इट टेक्स टाइम। इसीलिए क्या होता है, मरीज सिम्टोमेटिक रहते हैं, मरीज को खांसी रहती है, तकलीफ रहता है, और फॉल्स सेंस कि हम कोरोना निगेटिव हो गए। कोरोना निगेटिव हो गए ये खुशी की बात है, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखें, आप अपने डॉक्टर के अंदर में रहें। ये कोरोना निगेटिव होने के बाद भी आप सीरियस हो सकते हैं। क्यों? चेस्ट कितना डैमेज है इस पर निर्भर करता है, ये सीटी स्कैन बताता है। इसलिए अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, खांसी है, आपको दिक्कत है सांस लेने में, आप अपने डॉक्टर के अंदर में रहें। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज रहना हो सकता है कि पीरियडिकली आपको सीटी स्कैन टेस्ट कराना पड़े।
अब आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बीमार है, न कि कोरोना के एक्टिव स्टेज से। बताइए डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कोरोना ठीक होने के बाद भी लंग्स के डैमेज होने के चलते मरीजों की हानि हो रही है और इससे जान माल का नुकसान हो रहा है। एक बात और है, डॉक्टर प्रमोद पाठक जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ जितने जो लोग हम लोग सब जुड़े हुए हैं, आज जब हम लोग योग के साथ जुड़े, योग में मातृशक्ति भी है और प्रभाकर जी जैसे जानकार भी हैं, तो हम लोग एक बात कहें कि क्या हम लोग खुद योग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं तो हाथ उठा के कह सकता हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद से, कल सुबह से मैं योग शुरू कर रहा हूं, और बीच बीच में हम लोग शुरू करते हैं, कुछ दिन स्पीड अप करते हैं और कुछ दिन स्पीड अप करने के बाद फिर वो छूट जाता है। तो एक संकल्प लेके आज मैं यहाँ से उठूंगा। डॉक्टर प्रमोद पाठक बताइए, क्या आप योग करते हैं? मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ और नियमित करता हूँ, और दोनों टाइम करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लास्ट 10-15 दिनों से मैं थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करने की कोशिश करता हूँ, अपने को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने बेटे को भी यही बता रहा था कि इससे मुझे फायदा नहीं लगा। तो इससे मुझे 80% लोग योग करते हैं, 20% नहीं करते। ये आज का आंकड़ा यही कहता है, और कल से वो 100% हो जाएगा। तो डॉक्टर प्रमोद पाठक, आप जो इस पूरी चर्चा को देखेगा, आप जो महसूस कर रहे हैं कि अभी जो योग के बाद आपने इस पूरी चर्चा को जो अभी देखा, जो योग के शिक्षकों ने जो बताई बातें, और डॉक्टर साहब ने भी जो बताई, फेफड़ा कमजोर हो जाता है जिसके चलते हानि हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं? मतलब कि क्योंकि आप मनोविज्ञान के छात्र नहीं, हम लोग के तो मनोविज्ञान के गुरु हैं आप, और मनोविज्ञान के गुरु होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए कि लोग पैनिक ना हो? ये बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि लोग पैनिक ना हो, तो आप छोटा सा एक संदेश देंगे, छोटा सा। नहीं, देखिए, ये जो योग की बात है या वर्जिश की बात है, बल्कि हमारे यहाँ थोड़ा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। लेकिन मेडिकल साइंस भी आजकल इस पर बहुत से रिसर्च हुए हैं कि जितना जरूरी नाश्ता खाना है, उतना ही जरूरी एक्सरसाइज है। और इसमें अगर आप लगातार वर्कआउट करते हैं, थोड़ा योगा, थोड़ा एरोबिक्स, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो आत्मविश्वास आपको रोग रोधी क्षमता बढ़ाता है। बल्कि इसमें एक बड़ी रोचक बात यह है कि जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जिसको हम लोग फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं, कॉर्टिसोल के जो असर को कम करता है, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स है, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, उनका सेक्रेशन बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपके बदन में फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खास करके आपके जो दो बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन और हार्ट, उनको हमेशा फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। वो एक्सरसाइज से मिलता है, खास करके जो योगा है और जो स्ट्रेचिंग बेंडिंग जिसको हम बोलते हैं एरोबिक्स। तो ये तो 15 से 20 मिनट हर आदमी को करना चाहिए। अब मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि आज इस विषम परिस्थिति में भी धनबाद पूरे संथाल को यहाँ से कटर कर रहा है। आज गिरिडीह से, दुमका से, जामताड़ा से, देवघर से, गोड्डा से, पाकुड़ से, ऐसी दूर दूर जगहों से, कोडरमा से मरीज यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप एक चीज याद कीजिए, 2016 के पहले का धनबाद मेडिकल टूरिज्म की जब मैंने बात की थी, कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप बड़े बड़े लंबे लंबे सपने देखते हैं। तो जब 2016 में जब मैं अस्पताल का सचिव बन के जब उसको रन कर रहा था, तो धनबाद में उस समय की स्थिति, जहां मुझे याद है कि द्वारका जलान अस्पताल में हम लोग पास एक्सरे नहीं था, अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं थी, जांच की पूरी सुविधा नहीं थी, मॉनिटर्स कम थे, वेंटिलेटर से एक आध था हमारे पास, 1 या 2 वेंटिलेटर्स थे, बाईपैप मशीन भी 1 आध 2 होती थी। तो उस स्थिति में 2016 से 2021 तक, जहां तक मैं देख रहा हूँ, न सिर्फ एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल से जो शुरुआत श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें बाहर की कंपनी एशियन ने आके यहाँ इन्वेस्ट किया,
इसके बाद सरकारी अस्पताल ने अपने आप को अपग्रेड किया। डॉक्टर साहब आपने भी अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया। धनबाद में और भी अस्पतालों ने अपने आप को अपग्रेड किया। पार्टी नर्सिंग होम है, प्रगति है, इन लोगों सब लोगों ने एक नई एक भाव जगी कि हम लोग इस फील्ड में जो पहले आइसोलेट होता था, जहाँ पे कोई एक नर्सिंग होम की परिकल्पना से बातें की जाती थी, आज बड़े अस्पतालों के होने से और साथ ही साथ जो पीएमसीएच में जो कायाकल्प हुआ, क्योंकि आप पीएमसीएच से जुड़े हुए हैं, तो पीएमसीएच का जो कायाकल्प हुआ और ये बाकी अस्पताल मिल करके धनबाद का एक कैसा रूप दे रहे हैं, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि अगर ये पेंडेमिक 16 के पहले होता तो क्या होता। आज 2020-21 में जब है तो हम किस स्थिति में पाते हैं, आप इस पर थोड़ा सा बातों को रखेंगे। मैं राजीव जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि राजीव जी ने जो पहल की, जो धनबाद में मेडिकल क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एक नर्सिंग होम कल्चर से हॉस्पिटल कल्चर में डेवलप करने, जिसमें आज एक छोटी सी बात है, हम लोग क्या बोलते हैं, आप सीरियस हो जलान चले जाओ, असरफी चले जाओ। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग ये नहीं कर पाते थे। हम लोग के पास धनबाद में कोई ऑप्शन नहीं था, और जब एक मार्केट क्रिएट होता है तो साथ में और लोग भी खड़े हो जाते हैं। आज कोई भी नर्सिंग होम खुल रहा है या हॉस्पिटल खुल रहा है तो वो कोशिश करता है कि हम उसी लेवल का खोलें, जो आज जलान का हो गया, आज असरफी का हो गया, या जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। तो इसकी पहल राजीव जी ने की, बहुत अच्छी की। उस समय हो सकता है कि एक सपना लगता हो, और उस पहल से आज कोरोना के समय असली लोगों को उसका बेनिफिट आज मिलता है। एक महामारी को कोप करने की एक छोटे नर्सिंग होम में नहीं, इसके लिए एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए, एक सभी संसाधन चाहिए वहां पर, और ये संसाधन एक आइडिया होता है जो 5 साल आगे के लिए होता है। तो मैं राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसको आपने धरती पर उतारा, धनबाद में उतारा, कि यहाँ के पब्लिक को आज कम से कम 80% सब्जेक्ट के लिए एक बार यहाँ काम सब चीज हो जाता है। और आज हम काफी विकसित हुए हैं। ये डॉक्टर साहब मेरा कहना था, जो पीएमसीएच में कायाकल्प हुआ है, जो आज के दिन एसएनएमसीएच हो गया है। एसएनएमसीएच की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं एसएनएमसीएच में ज्वाइन किया था, जिस समय ये कोर्ट मोड़ में था, उस समय इमरजेंसी में इसके 4-5 बेड थे, जहाँ मरीज आने पर लेटाया जाता था, और उसके साथ उसमें वार्ड को बनाया जाता। उसके बाद इसके कुछ विंग वहाँ सरायढेला गए और कुछ विंग यहाँ काम करते थे। उस समय काफी दिक्कत थी, मरीजों को भी दिक्कत थी, पता नहीं कि मेडिसिन कहाँ हो रहा है, सर्जरी कहाँ हो रहा है, एक्सीडेंट कहाँ ले जाएं, हार्ट अटैक को कहाँ। दोनों डॉक्टर का दल अलग है। फिर एक कायाकल्प हुआ कि उस हॉस्पिटल में सब चीज गया, और मैं आपको बता दूं, आज जो आपकी इमरजेंसी वहाँ रन कर रही है, इस इमरजेंसी को वहाँ चालू कराया गया। इस इमरजेंसी में आज के दिन हमारे पास में 45 बेड्स और 12 आईसीयू बेड हैं, और ये एक मेंटेन है, जिसमें मैं आपको बता दूं करीब साल भर में करीब 25 से 30 हजार इमरजेंसी एडमिशन होते हैं, और इतने ही ओपीडी से केसेज होते हैं। ये कायाकल्प भी इसी 8 से 10 साल में हुआ। प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। धनबाद में मरीजों का आवागमन मेरे अनुसार जो संख्या है उसमें 10 टाइम्स की वृद्धि हुई है इस चीज में। आज जिस तरह से एक संस्था चाहिए, जो जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए पीएमसीएच सब कुछ है। पीएमसीएच की एक और मैं विशेषता बता दूं, कोई भी अगर कहीं एक्सीडेंट करता है, लावारिस है, तो फर्स्ट एड वहां पहुंचा दिया जाता है, जिसके उससे इलाज होता है। तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, ये काफी 10 टाइम्स इंक्रीज किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पेशेंट की सुविधा बढ़ी है, पेशेंट का विश्वास जगा है, और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, समाज सेवी संस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का इसमें सहयोग रहा है। हम लोग का तो डॉक्टर साहब एक सपना है धनबाद में, कि धनबाद में एक ऐसा अस्पताल बने जहां लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर कैंसर के इलाज तक की सुविधा हो। और इसमें मुझे लगता है कि हम लोग का जो ट्रस्ट है वो एक पहल किया है, एक बड़े ग्रुप को यहाँ लाया है, और भी लोग लगे हुए हैं।
मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में धनबाद में इलाज की सारी सुविधा हो जाएगी और इलाज के लिए किसी की इच्छा हो वो बाहर जाए, लेकिन अगर वो चाहे तो खुद यहाँ इलाज करा सके, ऐसी भावना हम लोग को लग रही है कि आने वाले समय होगी। और मेडिकल फील्ड में चूंकि इस देश में बहुत सारे प्रयोग होने बाकी हैं भी, और ये जो प्रयोग हैं इन प्रयोगों से मुझे लगता है कि जो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो अब SNMCH हो गया है उससे भी सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि हो ये रहा है कि धनबाद के बाहर जब जाते हैं, अभी देवघर में बन रहे एम्स पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन जो दुमका में, पाकुड़ में, गोड्डा में, जामताड़ा में, देवघर में जो आसपास जो फैसिलिटीज हैं वो नाकाफी है और पूरा लोड धनबाद आज के दिन ऑर्डर कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब कि आप उस इमरजेंसी के हेड हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक सेवा भाव जो गरीबों को बहुत अधिक सेवा मिल रही है, इसके पीछे आपकी एक सोच है, आपकी मेहनत है। और मैं धनबाद के जिला प्रशासन को, माननीय उपायुक्त को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पेसिफिकली आगे बढ़ते हुए बेड को इंक्रीज कैसे किया जाए सरकारी अस्पतालों में, इस पर पहल की। ये एक बहुत अच्छी पहल है और इलाज की पैनल व्यवस्था अगर सुधरती है तो लोगों को ऑप्शन मिलते हैं कि कोई कहीं भी इलाज करा सके। इसमें कई उदाहरण है पूरे विश्व में, कई फॉर्मूला काम करता है। जैसे एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का फॉर्मूला है जो कि पूरी तरह से सरकारी है। एक फॉर्मूला कह सकते हैं जो भारत का है, जो सरकारी और भी गैर सरकारी दोनों है, जहाँ सरकारी व्यवस्था बहुत नाकाफी है, जबकि धनबाद में व्यवस्था बहुत सुधरी है। इसके अतिरिक्त कोरिया जैसी व्यवस्था है जहाँ सरकार दोनों व्यवस्थाओं को लेकर चलती है, सरकार की अपनी व्यवस्था को मजबूत करती है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी देती है, दोनों को इंश्योरेंस से लिंक कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग अभी होने बाकी हैं। मैं एक एक मिनट के लिए सबसे एक एक करके अपना विचार मांगूंगा कि आज जो ये फ्रूटफुल चर्चा हुई, इस फ्रूटफुल चर्चा के बाद, क्योंकि ये चर्चा हम लोग डॉक्टर साहब ये रोज का एक 8 बजे का हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बीच बीच में आपको जैसे जैसे बातें होंगी आपको भी कॉल करते जाएंगे। और डॉक्टर प्रमोद पाठक तो खैर देखिए हम लोग के गुरु हैं, हम लोग उनसे बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक एक मिनट के लिए डॉक्टर प्रमोद पाठक अपना विचार रखेंगे कि हम लोग अब चूंकि 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। और डॉक्टर प्रमोद पाठक को मैं एक और बात के लिए जानता हूँ, 10:30 बजे के बाद आप इनको नहीं जगा सकते, तो ये बहुत अच्छी जीवन शैली लेके चलते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो 1 मिनट या कम समय में जो भी अपनी बात रखना चाहे, जो उचित उनको समय लगे उसमें अपनी बात। आपने 10:30 वाली बात तो कह दी, लेकिन मेरे भोजन का समय 8:30 है, वो आपके कार्यक्रम से अफेक्टेड हो जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इससे हम समाज को कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है आज के इस कोरोना काल में। तो आपका ये जो प्रयास है और जो मुझे लगता है सिटी लाइव का जॉइंट एफर्ट है, इसकी बड़ी आवश्यकता है आज के समय में। और आपने जो कहा कि ये रोजाना कम से कम जब तक ये कोरोना का पैनिक चल रहा है, इस तरह का आयोजन आप करते रहें ताकि लोगों तक सही संदेश जाता रहे। और न केवल धनबाद बल्कि आसपास के इलाके के लोग भी अगर जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रशासन पर, सरकार पर, हॉस्पिटल्स पे जो लोड है बीमारी का वो कम होगा और स्थिति अपेक्षा की बेहतर होगी और सुधार जल्दी। धन्यवाद। मैं प्रभाकर जी से चाहूंगा कि 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं करें, सिर्फ ओम का उच्चारण कर लीजिए 11 से 21 बार, आ ओ हर्षई माँ। योग में सिर्फ अब यही कर लें, मॉर्निंग के समय 11 से 21 बार सिर्फ आप ओम का उच्चारण कर लें। एक बार मेरे को आप देख लीजिए। तो 2 से 3 सेकेंड में सांस को भरना है, 15 से 20 सेकेंड में सांस को बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तकनीक वही है, बस यही बात करना चाहता हूं मैं। धन्यवाद राजीव जी। कविता जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आप जरा अपने विचार रखेंगे, जो महिलाओं के लिए विशेषकर आपके। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
को अनम्यूट कर लीजिए। कविता जी अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ बात जी। बताइए। अब आई? हाँ जी, मेरा ये कहना है कि महिलाओं को खुद का अपना ध्यान तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा घर की मेन सदस्य जो है, जो हमें पूरा संभालती है। जहां तक योग का सवाल है, तो योग के लिए तो आपको सुबह जल्दी से जल्दी उठना और सूर्योदय से पहले अपना नित्य कर्म करना, ये भी एक तरह का साइंस है, जो हमें सुबह में कफ और रात की बात और सुबह का कफ दोनों मिलते हुए हमारा पेट की सफाई होती है। जहां हमारा पेट का सफाई हो जाता है, तो फिर हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम, हर तरह का प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और हाँ, जहां तक महिलाओं का है, तो वो जो छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, वो जरूर करें, शुरुआत से करते जाएं। आज जो कपूर और लौंग और अजवाइन का जो पोटली होती है, वो अपने बच्चों को दें। उससे जो इनहेल करने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की भी आती है और हमें ठंड लगने की या कफ की मात्रा घटाती है। खांसी होती है तो हम जो मुलेठी होती है, मुलेठी को छोटा सा टुकड़ा करके मुंह में रखते हैं, तो उसमें से हल्का हल्का मीठा मीठा पानी पेट के अंदर जाता है। मुलेठी को खाना नहीं है, मुलेठी से चिबाते हुए पानी मुंह में डालना है। ये गले के लिए बहुत अच्छी बात है। जहां तक सर ने बोला, ओम एक ऐसा बीज मंत्र है, हमारा वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। ओम जरूर करें। थोड़ा सा शरीर समय निकाल के सूर्य नमस्कार करें, सूर्य की तरफ मुंह करते हुए सूर्य नमस्कार करें। जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार 12 स्टेप करते हैं, हमारा हर चक्र, शरीर के हर चक्र को पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जब वो सब चक्र, हमारे अंदरूनी चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत सारी बढ़ जाती है। तो हाँ, हम आप सबसे यही कहेंगे, आप सब जरूर योग करें, जैसे स्वस्थ रहें और योग करें। महिलाओं को कहेंगे कि आप अपना महावारी के समय कतई ना करें, और किसी को ऑपरेशन हुआ हो, चाहे कोई छाती में कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो हर काम को, हर प्राणायाम को धीरे धीरे करें। कोई भी प्राणायाम से आपका शरीर नुकसान नहीं होता है। खाना पीना जरूर धीरे, बासी कभी ना खाएं, और स्वस्थ रहें। और हाँ, ये जरूर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपका ये इस तरह का चैनल और लोगों का इस तरह से जागरूक करने का तरीका सच में सराहनीय है। और जहां तक डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े जानकार हैं, उनके सामने हमें लगता है कि हम सिर्फ योग के बारे में बात कर सकते हैं, अंदरूनी बातें हमें कम जानकारी है। पर हाँ, उनसे भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज मिली, जानकारी मिली, कि हम अपने जाति जिंदगी में भी उसको जरूर अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक मिनट में आप जो बात रखना चाहें। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोयलांचल के लिए ये एक माइलस्टोन है, ये प्रोग्राम एक माइलस्टोन है, ये एक शुरुआत है, एक क्रांति है, एक अपने जनरल पब्लिक के लिए एक ये सजगता का वातावरण है। हमें भी जानकारी मिली प्रोग्राम, ये मैं यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस हो, आगे चले, इसमें सहभागिता हो, सभी फील्ड की सहभागिता हो, और हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है, अपनी जो मानसिकता है, उसको इससे सॉल्व करें। राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रोग्राम के लिए, जो कोयलांचल का एक माइलस्टोन बन रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चलते चलते एक बात आपको जानकारी में दूं कि धनबाद में ऑक्सीजन बैंक बनाने के लिए हम लोगों ने एक पहल की है। आज माननीय उपायुक्त महोदय को भी एक पत्र लिखा है। माननीय उपायुक्त महोदय धनबाद में ऑक्सीजन की किल्लत से निकलने के लिए कुछ प्रयास किए थे, लेकिन हमने और उस पर अपने सुझाव दिए हैं। और हम लोग की संस्था जो झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन है, जिससे आप भी जुड़े हुए हैं और बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक पहल दी है कि एक बड़े स्तर पे एक ऑक्सीजन बैंक बनाने की पहल शुरू की है, जिसमें हम लोग मिल करके एक साझा प्रयास करेंगे। घरों में रहने वाले लोगों को, जिनको आइसोलेशन पे, होम आइसोलेशन पे है, उनको छोटे सिलेंडर मिले। जो
अस्पताल में, जिन अस्पतालों को, सिर्फ देखिए ये मामला सिर्फ पीएमसीएच सदर और बाकी अस्पतालों का नहीं, किसी भी अस्पताल को अगर दिक्कत लगे, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करके उस जगह पे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक हम लोग साझा प्रयास करने की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धनबाद सकारात्मक शहर है, धनबाद में बहुत सारी चीजें सकारात्मक तरीके से की जाती हैं और इस तरह की पहल हम लोग पहले भी, जब कोरोना काल प्रथम था तब भी हम लोगों ने एक बड़ी पहल की थी। डॉक्टर साहब आपको याद होगा, हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए दिए थे। तो झारखंड में किसी भी संस्था द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अमाउंट था। इवन पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, जो गरीब जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको चलने फिरने के लिए जो जूतों का संकट हुआ था, वो जूतों तक को हम लोगों ने अरेंज कर दिया था। भोजन की व्यवस्था की थी। आने वाले समय में जो क्योंकि रोज चलेगा, हम लोग प्रयास करें कि 8 बजे से 9 बजे का कार्यक्रम, आज चूंकि थोड़ा लंबा हो गया है, इस कार्यक्रम में चूंकि ये जानकारी नहीं दी लोगों को कि इलाज कैसे करें या क्या है, आपने बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी। डॉक्टर प्रमोद पाठक ने उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया। प्रभाकर जी और कविता जी ने योग के बारे में लोगों को प्रेरित किया कि कैसे योग करें। मेरे जैसा व्यक्ति जो थोड़ी लापरवाही बरतता था, मैं आज सबों के बीच में आश्वस्त करता हूँ कि मैं कल सुबह से योग करने जा रहा हूँ और भी लोगों से मैं आग्रह करूंगा योग करें और निरोग रहें। और मैं मातृशक्ति को लाने का उद्देश्य था कि जो घर की महिलाएं हैं वो इससे जुड़े और योग के महत्व को समझे। मुझे लगता है कि हम लोग का जो कार्यक्रम है ये पॉजिटिव दिशा में जा रहा है और आने वाले समय इसमें और धनबाद की और लोगों को जोड़ेंगे, अच्छे और लोगों को जोड़ेंगे। धनबाद में बहुत सारी ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनको हम लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनसे बात करना लोग पसंद करते हैं और उनसे अगर इस कोरोना काल में हम लोग जो नेगेटिव वाइब्स फैल रहे उसको अगर पॉजिटिव कर पाए, 10%, 5%, 2% भी कर पाए, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। ना तो मैं पत्रकार हूँ, आप जानते हैं सब लोग, ना मेरा पत्रकारिता से कोई लेना देना है, ना मैं एंकर हूँ। ये एक शुरुआत हुई क्योंकि मेरे अंदर भी जिस तरह से मैं मौके देख रहा था, नकारात्मकता आ रही थी। रोज 300-400 कॉल रिसीव कर रहे थे हम लोग और हम लोग की हालत ऐसी हो गई थी, हम लोग को लगता था कि पूरी दुनिया नकारात्मक हो गई है। इससे एक पॉजिटिव संदेश दिनों की बैठक में आया है और अब हम लोग इस विषय पे सकारात्मक हैं और मुझे लगता है कि आज के इस बैठक को अब हम लोग यही समाप्त करते हैं। सिटी लाइव का मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ कि सिटी लाइव को जब मैंने ये बात बताई नवनीत जी को, प्रसाद जी को, तो उन्होंने इसको तुरंत कहा कि भाई साहब आप आइए और सिटी लाइव के प्लेटफॉर्म से आइए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग कराइए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सिटी लाइव को और पूरी टीम को और आप सब लोग आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।